आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर पढ़ेंगे वाइटल साइन के बारे में। तो वाइटल साइन चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं। हम वाइटल साइन किस किस चीज़ का लेते हैं, तो सबसे पहले है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर या फिर कोई पेन वगैरह हो तो उसके हम वाइटल साइन लेते हैं। वाइटल साइन अगर चेंज हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई चेंज आया है वाइटल साइन में, तो इसका मतलब है कि चेंज आया है हमारी हेल्थ में। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन हमें कब चेक करने चाहिए, तो वाइटल साइन हमें असेस करने हैं एटलीस्ट हर 4 घंटे के बाद उस पेशेंट के जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उस पेशेंट के हर 4 घंटे के बाद हमने वाइटल साइन असेस करने हैं। हमने असेस करना है कि उसके टेम्परेचर में एलिवेट आया है, चेंज हुआ है, लो या हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, या पल्स रेट में चेंज हुआ है, या फिर उसके रेस्पिरेशन में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है। एज़ वेल एज़ हम पेशेंट की मेडिकेशन की भी असेस करेंगे कि जो मेडिकेशन वो ले रहा है, जो भी वो मेडिकेशन ले रहा है वो अफेक्ट तो नहीं कर रही है उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट के निज़ाम को, या फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन को वो मेडिकेशन अफेक्ट तो नहीं कर रही है। सारा कुछ हमने असेस करना है। उसके बाद है टाइम टू असेस वाइटल साइन। किस वक्त हमने जो है वाइटल साइन असेस करनी है। ऑन एडमिशन टू अ हेल्थ केयर एजेंसी टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा। जब हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, पेशेंट के एडमिशन के टाइम पे हमने उसका डेटा लेना है, ऑब्टेन करना है डेटा। जब क्लाइंट चेंज कर रहा है हेल्थ स्टेटस में, मतलब कि उसके हेल्थ का स्टेटस चेंज हो रहा है, मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो रही है या कोई ऐसे सिम्टम्स ज़ाहिर कर रहा है जैसे कि उसके चेस्ट में पेन है, या फिर उसको गर्मी लग रही है, या वो बेहोशी की हालत में जा रहा है, तो हमने उसके वाइटल साइन असेस करने हैं। बिफ़ोर एंड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी करने से पहले हमने उसके वाइटल साइन को असेस करना है। बिफ़ोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन, जो भी हम उसको दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं, दवाई देने से पहले और दवाई देने के बाद हमने उसका वाइटल साइन असेस करने हैं कि क्या वो जो दवाई उसको दी वो अफेक्ट तो नहीं कर रही है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। बिफ़ोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशंस, पहले और आखिर में जो भी नर्सिंग इंटरवेंशंस उसको प्रोवाइड किए हैं, जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है, उसके पहले और आखिर में हमने वाइटल साइन चेक करने हैं कि क्या वो उसे अफेक्ट तो नहीं कर रहे। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो बैलेंस होता है बिटवीन हीट प्रोड्यूस हो रही है कितनी है उसकी बॉडी में और कितनी लॉस हो रही है, उसे हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी के जो टेम्परेचर को हम जिस यूनिट से मेयर करते हैं उसे हम कहते हैं डिग्री। 2 काइंड के बॉडी टेम्परेचर होते हैं। एक टेम्परेचर होता है कोर टेम्परेचर और दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जो कि हम बॉडी के डीप टिश्यूज़ के जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं कोर टेम्परेचर। जैसे हमारा सेलुलर टेम्परेचर हो गया, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं कोर टेम्परेचर। और हमारा कोर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी जो है अल्टर नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है हमारे सरफेस टेम्परेचर में। सरफेस टेम्परेचर होता है हमारी स्किन का टेम्परेचर। तो हमारे स्किन का जो टेम्परेचर होता है, ये जो हमारे सबक्यूटेनस टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे लेयर्स होती हैं फैट की, टिश्यूज़ की, उनके टेम्परेचर में राइज़ आता है या फॉल्स आता है और रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के साथ।
when the amount of heat produced by body is equal to the amount of heat loss। जितनी हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उतनी अगर हमारी बॉडी से लॉस हो रही है तो उसे हम कहेंगे हीट बैलेंस। लेकिन जितनी हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे कम लॉस हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो गया है। और जितनी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा अगर लॉस हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर में फॉल आया है। नंबर ऑफ़ फैक्टर दैट अफेक्ट बॉडीज़ हीट प्रोडक्शन। बॉडी की हीट प्रोडक्शन को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर, जैसे कि BMR बेसाल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी बॉडी को जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए एनर्जी चाहिए। कैलोरीज़ की सूरत में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को यूटिलाइज़ करके बॉडी के डिफरेंट मेन एक्टिविटीज़ को करते हैं तो वो भी जो है बॉडी के हीट प्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी बॉडी की हीट प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद है मसल एक्टिविटी। जब मसल्स जो हैं वो एक्टिविटी करते हैं जैसे शिवरिंग हो गई तो वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है मेटाबॉलिक रेट को। और मसल्स की एक्टिविटी जैसे शिवरिंग हो गई तो वो भी क्या करते हैं, हीट की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। थर्ड है थायरोक्सिन आउटपुट। थायरोक्सिन आउटपुट जो है, जब थायरोक्सिन आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब सेल्युलर मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जब इंक्रीज़ होती हैं तो बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन सिम्पैथेटिक, ये जो स्ट्रेस के टाइम पे रिस्पॉन्स करते हैं, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन वगैरह, जब कोई भी इमरजेंसी होती है उसमें ये रिस्पॉन्स करते हैं। हमें पता है कि जब स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वो गर्म होना शुरू हो जाती है क्योंकि हीट की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है फीवर। फीवर भी जब जो है वो इंक्रीज़ कर देता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म रेट को, तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे है मैकेनिज़्म ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस के मैकेनिज़्म, सबसे पहले है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू एन अदर सरफेस। एक ऑब्जेक्ट है उस वहाँ से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे किसी और ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। अब इसमें ये होता है कि इसमें ये जो हीट का जो है, हीट जो है किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट होकर आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब उसको किसी चीज़ की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। किसी मीडियम के ट्रांसफ़र हो जाए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, उसे हम कहते हैं रेडिएशन, और ये मोस्टली होती हैं इंफ्रारेड रेज़। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र तो हो हीट, लेकिन किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट हो के हीट का ट्रांसफ़र होना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें कोई ना कोई चीज़ कांटेक्ट होगी, मतलब एक चीज़ के साथ कंडक्ट हो के आगे हीट ट्रांसफ़र होगी, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। जैसे कि हम आइस पैक हो गया, आइस पैक जो होता है ये हम जैसे देखें हमें बुखार होता है तो हम ठंडी पट्टियाँ रखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उस आइस पैक में जो है कांटेक्ट हो के और हीट जो है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होना ये कहलाता है कंडक्शन। जब हमारी बॉडी जो होती है हीटअप होती है, उस पर हम आइस पैक लगाते हैं तो वो हीट जो है आइस पैक में चली जाती है, तो इस वजह से वो आइस पैक जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना। जैसे हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है परस्पायरेशन और दूसरा है इनसेंसिबल। परस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं स्वेट, पसीना,
पसीना जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो वो फ्लूइड जो वो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन हमें पहले नज़र आ रहा है कि हमारी बॉडी से लिक्विड निकला है, उसे हम कहेंगे पर्सपायरेशन। दूसरा होता है इनसेंसिबल, ये भी हमारी बॉडी से लॉस होता है वेपर्स की सूरत में, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आता। ये कब रिलीज़ होता है? ये होता है हमारे लंग्स से वाटर जो है वेपर्स की सूरत में जब हम एक्सहेल करते हैं तब वो निकलता है और वो हमें नज़र नहीं आता, ये होता है इनसेंसिबल। उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि हीट का डिस्पर्स होना बाय एयर करंट। हमारी बॉडी से लिक्विड निकल रहा है, लेकिन एयर जो है उसके कांटेक्ट होती है एयर जब उस लिक्विड के साथ, तो वो एयर के साथ लग के वो सूख जाता है, तो इससे हम कहते हैं कन्वेक्शन, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आके वो एवापोरेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। जैसे हमारी बॉडी जो हेयर्स होते हैं हमारी स्किन के जो एयर्स होते हैं, इनके अंदर वार्म एयर होती है। जब ये वार्म एयर कांटेक्ट करती है एनवायरमेंटल एयर के साथ, तो वो उस एयर को कूल करके चली जाती है। ये कन्वेक्शन का एक एग्जांपल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे सर्केडियन रिदम कहते हैं जो हमारे पूरे 24 आवर के जो एक रूटीन है, 24 आवर जो हमारी रूटीन चल रही है, रिदम 24 आवर्स की ये रूटीन होती है। अब इसमें जो होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है मॉर्निंग टाइम में देन इवनिंग, मतलब शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर और सुबह के टाइम में कम होता है। दूसरा है एज के लिहाज से भी ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे इन्फेंट्स और चाइल्ड होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो जल्दी से चेंज हो जाता है, जल्दी से रिस्पॉन्स करता है एज़ कंपेयर टू एडल्ट। चाहे वो वार्म हो टेम्परेचर या कोल्ड हो, दोनों में वो जो है चेंज करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने में अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हॉर्मोन्स में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे वुमेंस में जो है हॉर्मोन्स वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को एज़ कंपेयर टू मेल हॉर्मोन्स। उसके बाद है स्ट्रेस भी जो है हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को चेंज कर सकते हैं। बॉडी का रिस्पॉन्स होता है दोनों, इमोशनल भी फिज़िकल स्ट्रेस दोनों पे रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी। तो जब स्ट्रेस हमें बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाती है, यानी कि गर्म होना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन, और वो क्या करते हैं स्ट्रेस के टाइम पे जो है एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है इन्वायरोमेंटल टेम्परेचर जैसा चेंज होगा वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि सरफेस टेम्परेचर जो है वो इन्वायरोमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर के साथ। जब इन्वायरोमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है, जो सरफेस टेम्परेचर होता है। तो हम जैसे सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, तो हम रिस्पॉन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। उसके बाद है एक्सरसाइज हार्ड वर्क, तो ऐसी या फिर स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती हैं, उनसे भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अल्टरेशंस इन बॉडी टेम्परेचर में क्या चेंजेस आती हैं? देयर आर 2 प्राइमरी अल्टरेशन इन बॉडी टेम्परेचर, पायरेक्सिया एंड हाइपोथर्मिया। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, यानी कि बुखार, जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल से अबव हो जाए उसे हम कहते हैं पायरेक्सिया। और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि हमारा टेम्परेचर लो हो जाए एज़ कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं पायरेक्सिया की। पायरेक्सिया मेडिकल टर्म होता है फीवर के लिए, इसे हम हाइपरथर्मिया भी कहते हैं।
पायरेक्सिया बॉडी का टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाए उसे हम कहते हैं पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया या फिर फीवर। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है हाई फीवर हो जाए। फीवर तो है लेकिन हायर लेवल पे हमें बुखार हो जाए उसे हम कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ये 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है और फ़ारेनहाइट में 105 पे हो जाए तो इसे हम कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया, मतलब कि हायर लेवल का बुखार हो जाए हमें। रेयर केसेस में सर्वाइवल होता है अगर बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और फ़ारेनहाइट में 111.8 हो जाए तो इस वजह से डेथ हो सकती है क्योंकि डैमेज हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ऐसा क्लाइंट जिसे बुखार है उसे हम फेब्राइल कहते हैं और जिसको बुखार नहीं है उसे हम अफेब्राइल कहते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाए, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 होता है लेकिन हाइपोथर्मिया में क्या हो 35 सेंटीग्रेड हो जाए या फिर फ़ारेनहाइट में 95 हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म होते हैं कि हाइपोथर्मिया है अगर एक्सेसिव हीट लॉस हो जाए, हमारी बॉडी से हीट का जितनी हीट की प्रोडक्शन हो रही है उससे ज़्यादा अगर लॉस हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाएगा। अगर इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन है टू काउंटरैक्ट हीट लॉस, मतलब जितनी हीट लॉस हो रही है उससे कम हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हमारी बॉडी से एक्सेस हीट लॉस हो जाएगी और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। उसके बाद है इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन। इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। अगर वो इम्पेयर्ड हो जाए, उसमें कोई चेंजेस आ जाए, अल्टर आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन में चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। उसके बाद है क्लिनिकल साइन, जो हाइपोथर्मिया मतलब कि हाँ हाइपोथर्मिया है, ये क्लिनिकल साइन हो। डिक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो हम कहेंगे कि हाइपोथर्मिया है। अगर पल्स रेट और रेस्पिरेशन भी कम हो जाए तो भी हम कहेंगे कि हाइपोथर्मिया है। सीवियर शिवरिंग, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये साइन होती है हाइपोथर्मिया की। फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड चिल्स, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी तो उसे फील होगा कि उसे ठंड है। पेल स्किन, पेल एंड कूल स्किन, मतलब उसकी स्किन जो है वो पीली पड़ जाएगी और ठंडी हो जाएगी। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाए। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, इसका मतलब ये है कि जितनी जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि यूरिन जो नॉर्मल है उससे डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। इसको हम ओलिगोरिया भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हम सही तरीके से जो अपने हैंड वगैरह की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो इस कंडीशन को अटैक्सिया भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब है कि सही तरीके से किसी चीज़ को सेंस ना कर पाना, मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है वो सही तरीके से हम नहीं बता सकते, उसे कहते हैं डिसओरिएंटेशन। ड्रोजीनेस प्रोग्रेसिंग टू कोमा का मतलब है, ड्रोजीनेस होता है एबनॉर्मल स्लीपिंग यानी कि बेहोशी की हालत, तो वो होगा और उसे प्रोग्रेसिंग टू कोमा मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता कोमा में चला जाएगा। उसके बाद है फ्रॉस्ट बाइट, यानी कि नोज़ की हो सकती है, फिंगर्स की हो सकती है, टोज़ की हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है कि ठंड की वजह से हाथ जम जाना, वहाँ का जो एरिया है वो अकड़ जाना, उसे कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। अब है कि नर्सेस को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए जब क्लाइंट जो है वो हाइपोथर्मिया हो गया है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है, तो नर्स का क्या रोल है। तो नर्स को क्या चाहिए कि वो प्रोवाइड करे इन्वायरमेंट ऐसा जिसमें गर्मी हो, वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ड्राई क्लॉथ प्रोवाइड करे, अप्लाई करे वार्म ब्लैंकेट वगैरह उसके ऊपर, उसकी जो लिम्स हैं वो क्लोज़ कर दे, बॉडी के साथ कर दे। उसके अलावा कवर करे क्लाइंट का जो स्कैल्प है, जो उसका सर है, उसे किसी कैप के साथ जो है वो कवर रख दे। उसके बाद है उसे अप्लाई करे, स्प्लाई करे वार्म ओरल
इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ऐसे लिक्विड वगैरह प्रोवाइड करे जो कि गर्म हो, उसके ओरल से जो है वो उसको प्रोवाइड करे ऐसे फ्लूइड्स जो कि वार्म हो। उसके बाद जो है वो अप्लाई करे वार्मिंग पैड, मतलब कि पट्टियाँ जो होती हैं उसे गरम गरम पट्टियाँ रखे। असेसिंग बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि हम बॉडी का टेम्परेचर कहाँ कहाँ से कैसे मेयर कर सकते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर कॉमनली जो है 4 मेन ऐसी साइट है हमारी बॉडी में जहाँ से हम मेयर कर सकते हैं, जिसमें है एक ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या स्किन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल की। ओरली मतलब कि माउथ से, ओरल कैविटी से बॉडी का टेम्परेचर मेयर करना। ये बहुत ही जल्दी हम बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेयर कर लेते हैं। रेक्टल से भी ओरल थर्मामीटर होता है, चाहे वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, राउंड टिप भी हो सकती है ओरल थर्मामीटर की। अब यहाँ पे है, उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर लेते वक्त हमें किन चीज़ों की वजह से अनसेफ है या कौन सी चीज़ें रुकावट बन सकती हैं ओरल टेम्परेचर जो है असेस करते वक्त। ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो रही है या जल्दी से कोई सांस ले रहा है तो उसका हम ओरल टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। किसी रीज़न की वजह से अगर वो अपना माउथ क्लोज़ नहीं कर पाता तो भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं मेयर कर सकते। उसके बाद है, अगर वो इंसान जो है वो ब्रीदिंग माउथ से करता है तो भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं मेयर कर सकते। अगर माउथ में सूजन है, अगर माउथ सूजा हुआ है तो भी हम ओरल टेम्परेचर असेस नहीं कर सकते। अगर वो कंफ्यूज्ड है या कोमाटोज़ है, यानी कि वो उसको कुछ भी पता नहीं है या वो कोमा में है, तो उसका हम टेम्परेचर ओरली टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। अगर वो छोटा बच्चा है तो भी उसका हम टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। अगर उसकी ओरल सर्जरी हुई है या फिर ब्रोकन है, जा उसका टूटा हुआ है और सर्जरी हुई है तो भी हम ओरल टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। अगर वो अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोश है, अपनी होश की हालत में नहीं है, या कोई ऐसा शख्स जो एज्ड है बहुत ज़्यादा, तो भी हम टेम्परेचर ओरली नहीं मेयर कर सकते। ये यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कि किस तरीके से ओरली हम मेयर करते हैं बॉडी का टेम्परेचर। सेकंड नंबर पे आ जाता है रेक्टली। रेक्टली जो है वो हम बहुत एक्यूरेट तरीके से बॉडी का टेम्परेचर मेयर कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी जो है मुश्किलात आ सकती जब हम रेक्टल टेम्परेचर मेयर करते हैं, तो कौन से तरीका है, क्या वजूहात है जो हम अनसेफ़ हैं रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए। सबसे पहले है डायरिया। अगर उसे डायरिया है, मोशन लगे हुए हैं, तो हम रेक्टली जो है टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। अगर रेक्टल सर्जरी हुई है तो भी हम नहीं कर सकते। अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, उसे कोई डिसऑर्डर है तो भी हम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है हीमोरॉइड्स, यानी कि पाइल। वो क्या होता है कि अगर रेक्टल जो वेन होती है उसमें स्वेलिंग हो जाए, या फिर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई अफेक्ट हो गया, यानी कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इस कंडीशन को हम हीमोरॉइड्स या फिर पाइल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सिलरी। एक्सिलरी हम बॉडी का टेम्परेचर तब मेयर करते हैं जब हम पॉसिबल नहीं होता कि हम रेक्टल से मेयर कर सकें, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से कॉन्ट्रा एडिक्शन है एक्सिलरी टेम्परेचर मेयर करने में, मतलब कि कौन सी रुकावट बन सकती है या कौन सा कब अनसेफ़ है कि हम एक्सिलरी टेम्परेचर मेयर करें। अगर पेशेंट जो है वो थिन है तब हम मेयर नहीं कर सकते। अगर उसी एरिया पे इन्फ्लेमेशन है तो भी हम मेयर नहीं कर सकते। अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोशी की हालत में है, या फिर उसको झटके लग रहे हैं, तब भी हम जो एक्सिलरी टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। अगर जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि ब्लॉकेज है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो भी हम जो है एक्सिलरी टेम्परेचर मेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की।
ये कान के साइड वाले एरिया पे जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं वहाँ से गुज़रती है आर्टरी। ये आर्टरी मोस्ट अबंडेंट होती है और ये ब्लड को सप्लाई करती है, तो इसलिए हम ये जो आर्टरी होती है यहाँ से भी बॉडी का टेम्परेचर मेयर कर सकते हैं। ये है टेम्पोरल थर्मामीटर। ये टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर जो है ये मोस्ट यूज़फुल होता है जो बच्चे पैदा हुए होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनका टेम्परेचर मेयर करने के लिए ये टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर ज़रूरी है। इनके लिए जो दूसरे मेयरमेंट हैं जैसे ओरली या एक्सिलरी वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। ये जो हमने 4 साइट पढ़ी हैं बॉडी टेम्परेचर को मेयर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स की। बॉडी के टेम्परेचर को मेयर करने के लिए 2 टेम्परेचर के स्केल होते हैं। एक होता है सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका ये फार्मूला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सेंटीग्रेड को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस को जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 9/5 से और प्लस कर देना है 32। और अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो हम फ़ारेनहाइट को पहले माइनस करेंगे 32 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है पल्स। पल्स क्या होती है? जब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज़ में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो उसे हम कहते हैं पल्स। उसके बाद है कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट बीट जो ब्लड पंप करता है, हार्ट जो ब्लड पंप करता है आर्टरीज़ में, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। तो ब्लड का जो वॉल्यूम पंप होता है आर्टरीज़ में बाय हार्ट, तो उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जो है वो आर्टरीज़ में जाता है, तो जितना ब्लड आर्टरीज़ में जाता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल पल्स कहेंगे। यानी कि जैसे फुट की तरफ गया है, रिस्ट की तरफ गया है, नेक की तरफ, तो उसे क्या कहेंगे? पेरिफेरल पल्स। उसके बाद आ जाता है एपिकल पल्स। ये सेंट्रल पल्स होती है, यानी कि हार्ट के पास ही मौजूद होती है, तो उसे हम कहते हैं एपिकल पल्स। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स रेट, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पल्स को। सबसे पहले है एज। एज जो है ये भी बहुत कॉमन फैक्टर है। जब जैसे जैसे इंसान की एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे पल्स रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो मसल्स जो हैं मसल्स डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से पल्स रेट भी जो है वो कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो होते हैं, मेल जेंडर जो होता है उसका पल्स रेट स्लो होता है देन फीमेल, यानी कि फ़ीमेल का जो हार्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे ही ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे हमारे जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और फीवर में देखो क्या होगा, पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन पल्स रेट और मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि हीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फीवर में तो पहले ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है कि जो हमारी पेरिफ्रीज होती है, यानी आर्टरी वेन वगैरह होती हैं, वेसल्स जो हमारी होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डाइल्यूट हो जाती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं। उनसे क्या होगा कि हीट का जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है बॉडी में। जब डाइल्यूट हो जाती हैं तो वो बॉडी से हीट रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जब पेरिफ्रीज जो हैं वो डाइल्यूट होंगी तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। तो फीवर में जो है पेरिफ्रीज डाइल्यूट हो जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे वर्ड है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया वो स्टेट है जब हमारे
वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड का फ्लो कम मिले। तो जब वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो जो पल्स रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा कि हार्ट कोशिश करेगा कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड मिल सके। उसके बाद है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में भी क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये जो कि इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज़ के बारे में स्टडी। तो कुछ हार्ट की ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजनेशन जो नहीं है मिल पाती, तो वो भी हार्ट रेट को या पल्स रेट को चेंज कर देती है। मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो। देखें यहाँ पे हैं साइट कि हम पल्स को कौन कौन सी साइड से कौन कौन सी जगह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले है टेम्पोरल का मतलब एयर के बिल्कुल ऊपर वाली साइड में, आँख के ऊपर यहाँ पे माथे पे बिल्कुल होती है, तो यहाँ से भी हम जो है पल्स चेक कर सकते हैं। दूसरी है कैरोटिड जो है हम नेक से चेक कर सकते हैं पल्स को। नेक के बिल्कुल बीच में जो ये ट्रैकिया मौजूद है इस जगह पे मौजूद होती है ये आर्टरी, यहाँ से भी हम पल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद होती है यहाँ पे ये मसल्स भी मौजूद होते हैं, स्टर्नोकोलॉइडोमास्टोइड मसल, ये स्टर्नम को अटैच करता है रिब्स के साथ, तो यहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं, इस जगह पे मौजूद होती है ये साइट, यहाँ से हम पल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एपिकल जो होती है ये हमारे हार्ट के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है, 8 सेंटीमीटर ऊपर होती है लेफ़्ट साइड में, स्टर्नम के लेफ़्ट साइड में 8 सेंटीमीटर हार्ट से ऊपर होती है। और 4th और 6th जो हमारी वर्टिब्री होती है इनमें जो स्पेस होता है वहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद होती है ब्रेकियल मतलब कि बाजू से चेक कर सकते हैं हम, तो बाजू से चेक करना यानी कि ब्रेकियल। ये देखें ये डिफरेंट साइड्स दी हुई हैं। रेडियल मतलब कि थंब वाली साइड से जो हमारी रिस्ट होती है उसके बिल्कुल बीच में से हम चेक करते हैं, वो रेडियल होती है। फेमोरल मतलब कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं, फीमर बोन के पास बिल्कुल, तो वहाँ से भी हम जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद है पॉप्लिटेल, ये हमारी जो नी होती है, नी के बिल्कुल पीछे वाली साइड में हमारी आर्टरी नज़र आती है, वहाँ से भी हम पल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्टीरियर टिबियल, जो टिबिया हमारी बोन होती है वहाँ से भी हम जो है एंकल के बिल्कुल पास से यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंकल के जो बीच में जगह होती है ना, यहाँ पे एंकल वाली साइड में यहाँ से भी एक आर्टरी गुजर रही होती है, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जो टिबिया बोन है वो लास्ट में ख़त्म होती है ना जिस साइड में, वहाँ पे मौजूद होती है आर्टरी, वहाँ से भी चेक किया जा सकता है। उसके बाद है पैडल को कोर्सेलिस पेडिस भी कहते हैं। ये जो हमारी बोन होती हैं फिट की, यहाँ से इसके ऊपर से भी चेक किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी आर्टरी मौजूद होती हैं। नंबर 1 पे मौजूद है टेम्पोरल, दूसरे नंबर पे होती है कैरोटिड जो नेक से गुजरती है, और तीसरी है एपिकल जो कि हार्ट से ऊपर होती है। उसके बाद है ये ब्रेकियल जो हम बाजू से चेक करते हैं। उसके बाद ये है रेडियल जो थंब वाली साइड रिस्ट से चेक करते हैं, और ये है फीमरल यानी कि फीमर बोन से ऊपर चेक करते हैं, यहाँ पे लिगामेंट से। ये नी वाली साइड से चेक करते हैं, ये पोस्टीरियर टिबियल से चेक करते हैं, और ये वाली जो है ये हम चेक करते हैं फुट के ऊपर से चेक करते हैं। अब यहाँ पर है कि हम पल्स को किस तरीके से चेक करते हैं। तो नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं मॉडरेट प्रेशर, मतलब हल्का सा दबाते हैं। अपनी मिडल जो हैंड की 3 फिंगर्स होती हैं उनको आराम से जो है हम अपनी कलाई पर रख के पल्स को चेक करते हैं। तो पल्स जो है कॉमनली असेस होती है पल्पेशन से, यानी कि दबाने से चेक होती है, असेस होती है पल्स।
दूसरी होती है एपिकल पल्स। अगर हमारी जो पेरिफेरल पल्स है यानी कि जो हाथ से हम दबाकर चेक कर रहे थे वो सही तरीके से एक्यूरेट असेस नहीं होती, क्योंकि वो इरेगुलर होती है, कभी कम कभी आहिस्ता कभी तेज़ होती है। तो इसीलिए हम एपिकल पल्स चेक करते हैं, जो कि हमारे हार्ट से 8 सेंटीमीटर ऊपर होती है। 5th और 6th इंटरकोस्टल रिब के बीच में होता है एपिकल पल्स, वहाँ से हम चेक करते हैं। ये है डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप। इसकी मदद से हम डिफ़िकल्ट जो पल्स होती है असेस करने में, उसे हम असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे है कि नर्स को किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे अवेयर होना चाहिए। ऐसी मेडिकेशन जो कि हार्ट रेट को इफ़ेक्ट करे, उस मेडिकेशन को पेशेंट को नहीं देना नर्स ने, चाहे वो फिज़िकल एक्टिव हो क्लाइंट या फिर वो किसी भी पोजीशन में हो। ये है अल्ट्रा डॉपलर ट्रांसड्यूसर, जो कि कैरोटिड आर्टरी को चेक करने के लिए यूज़ किया गया है। जब नर्स पल्स चेक करती है तो वो कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करती है। सबसे पहले होता है रेट। रेट का मतलब होता है कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़क रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेट। रेट जो है वो नॉर्मल जो है 60 से 100 तक होता है, लेकिन अगर वो 100 से ओवर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर एक एडल्ट का 100 से ओवर हो जाए हार्ट रेट तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 से लेस हो जाए, मतलब 60 से कम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद है रिदम। रिदम का क्या मतलब होता है कि जो नॉर्मल बीट होती है, मतलब कि हार्ट जो धड़कता है तो उसका एक पैटर्न होता है, मतलब वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है और एक ही नॉर्मल स्पीड से, तो वो होती है रिदम। लेकिन अगर वही पल्स जो है वो इरेगुलर रिदम करे, मतलब कभी फास्ट हो जाए कभी स्लो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसरिथमिया या फिर अरिथमिया कहेंगे। उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर कितनी फोर्स है जब वो आर्टरी के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम, कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना ब्लड जो है वो आर्टरी में जाता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वही वॉल्यूम जो होता है वो फोर्स होती है ब्लड की, कि वो कितनी तेज़ी से फोर्स लगा रहा है ब्लड आर्टरी के अंदर फ्लो करते हुए। तो ये पल्स की स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट जो होती है, तो इस तरीके से हार्ट जब फोर्स लगा रहा होता है तो कभी उसकी मिनिमम होती है रेंज, तो कभी उसकी मैक्सिमम होती है। तो इसे एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, तो पल्स स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ द ब्लड भी कह सकते हैं, कि हर बीट पे कितनी फोर्स लग रही है ब्लड की आर्टरी पे, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो ये देखें, इट कैन रेंज फ्रॉम एब्सेंट टू बाउंडिंग, मतलब कि बिल्कुल मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। वॉल्यूम की ब्लड की फोर्स मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि ये जो आर्टरी है, आर्टरी की जो वॉल होती हैं वो कितनी कंप्रेस हो सकती हैं, कितनी एक्सपेंड हो सकती हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। Elasticity of the arterial wall reflect its एक्सपेंसिबिलिटी और इट्स डिफॉर्मिटीज़, मतलब कि कितना वो एक्सपेंड हो सकती है या वो नहीं हो सकती, कि लेस इलास्टिसिटी है या मैक्सिमम इलास्टिसिटी है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अ हेल्दी पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उसकी जो आर्टरी होती है वो स्ट्राइट होती है, मतलब सीधी होती है, स्मूथ होती है, मतलब हाथ लगाने से वो पिचक जाएगी, या फिर सॉफ्ट होती है और पेलेबल होती है। पेलेबल का मतलब होता है टच करने से वो जो नीचे हो जाती है, दब जाती है, उसे हम कहते हैं प्लेएबल। लेकिन जो एल्डर होते हैं उनकी कभी कभार जो होती है इनइलास्टिक आर्टरीज होती हैं, जो कि फील होती हैं कि वो ट्विस्टेड है,
मतलब कि ऐसे देखा होगा आपने, जैसे वो ट्विस्ट हुई हुई हैं, उनकी गांठ बन गई हो, या फिर इरेगुलर होती है पल्पेट करने पे, वो दबी हुई ऊपर नज़र होती है, ज़ाहिर नज़र आ रही होती है कि वो थोड़ी सी कहीं मुड़ी हुई है, जो कि हमें ज़्यादातर एल्डर लोगों में नज़र आती हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें नज़र आती हैं। उसके बाद है एपिकल रेडियल पल्स असेसमेंट। जो हम एपिकल हमने पढ़ा था कि 8 सेंटीमीटर ऊपर होती है स्टर्नम के लेफ़्ट साइड में, हार्ट के ऊपर 5th और 6th इंटरवर्टिब्रल कॉलम के बीच में। तो उसकी हम असेसमेंट कैसे करेंगे? रेडियल पल्स असेसमेंट, इसका मतलब है कि एपिकल और रेडियल पल्स की असेसमेंट ये हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब क्लाइंट जो है, जो हमारा पेशेंट है, वो हार्ट के डिसऑर्डर में मुब्तला हो, मतलब कि उसको कोई हार्ट की डिजीज़ हो, तो तब हम एपिकल जो है पल्स असेस करते हैं। नॉर्मली जो एपिकल पल्स होती है वो रेडियल से आइडेंटिकल होती है, इसीलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, थंब के साइड से जो है चेक कर लिया जाता है पल्स को। लेकिन जब कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनकी जो है एपिकल से चेक की जाती है। मैकेनिक्स एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग किस तरीके से होती है? देखो, जब हम ड्यूरिंग इन्हेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ वो चला जाता है, और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ निकल आती हैं अपवर्ड साइड में। क्योंकि उनको जो है लंग्स को स्पेस देना होता है ताकि वो एक्सपेंड करें और उसके अंदर एयर जो है वो फिल हो सके। तो रिब्स के साथ अटैच होता है स्टर्नम, तो स्टर्नम भी आउटवर्ड होगा, तो जो थोरेसिक है वो लार्ज हो जाएगी, और जो हमारे लंग्स होंगे वो एक्सपेंड होंगे ताकि एयर जो है वो अंदर आ सके। दूसरा होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं अपने अंदर से, जो सांस है वो बाहर छोड़ते हैं, खारिज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होकर फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। रिब्स जो है वो डाउनवर्ड या अंदर की तरफ चली जाती है, स्टर्नम भी अंदर की तरफ हो जाता है, साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है थोरेसिक का, और लंग्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। देखो, जब लंग्स कंप्रेस्ड होंगे यानी कि सिकुड़ेंगे, तभी तो एयर जो है लंग्स के अंदर से बाहर निकल जाएगी। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है सांस लेने का और सांस को खारिज करने का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होता है, जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो हमारे रिब्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाता है, डाउनवर्ड। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो रिब्स जो हैं वो फिर से अंदर की तरफ हो जाती हैं, और स्टर्नम जो है, डायाफ्राम जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा, और जो स्टर्नम है वो भी अंदर की तरफ चला जाएगा। ये यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे देखो, एक्सहेलेशन में ऊपर की तरफ चला जाता है और इन्हेलेशन में नीचे की तरफ आ जाता है। रेस्पायरेशन मोस्टली कंट्रोल की जाती है ब्रेन के पार्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या फिर पोन्स से, और कुछ केमिकल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में भी, और कैरोटिड आर्टरी जो नेक के पास मौजूद है उसमें, और दूसरी जो हमारी ऑर्टा आर्टरी होती है सबसे बड़ी, उसके पास भी जो अपर पार्ट होता है ऑर्टिक आर्क के ऊपर भी मौजूद होते हैं कुछ केमिकल रिसेप्टर्स जो कि रेस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब रेस्पायरेशन के दो टाइप हैं, एक है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसका बस गैसेस का एक्सचेंज होना है लंग्स का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। दूसरी होती है इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम सेलुलर रेस्पायरेशन करें। सेलुलर रेस्पायरेशन कैसे, कि हम ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज से हम एटीपी बनाएं और वो हमारे तकरीबन हर सेल को और हमारे बॉडी का टिश्यू को प्रोवाइड की जाए, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। उसके बाद है असेसिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन चेक करते वक्त नर्स को किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
सबसे पहले है कि क्लाइंट के जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है कि वो कितना 1 मिनट में कितनी मरतबा वो सांस ले रहा है, इसके बारे में उसको पता होना चाहिए नर्स को। दूसरा है कि जो क्लाइंट है उसकी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उसको टैकीपीनिया या ब्रेडीपीनिया वगैरह तो नहीं है, इसके बारे में नर्स को पता होना चाहिए। ऐसी मेडिकेशन या ऐसी कोई थेरेपी जो क्लाइंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है उसके बारे में नर्स को पता होना चाहिए। उसके बाद है क्लाइंट के रिलेशनशिप का, यानी कि रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एक के भी अफेक्ट से दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों के बारे में नर्स को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेस्पिरेशन रेट जो नॉर्मली हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि 1 मिनट में हम 12 से 20 मरतबा सांस लेते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी रेट है। तो 1 मिनट में जितनी हम सांस लेते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है और इसे हम कहते हैं यूपेनिया। यूपेनिया का मतलब होता है ट्रू रेस्पिरेशन। अब अगर रेस्पिरेशन जो है वो स्लो है, यानी कि 1 मिनट में 12 से कम टाइम में हम सांस ले रहे हैं, तो वो होगी ब्रेडीपीनिया। और अगर हम 12 से 20 से ज़्यादा हम रेस्पायर कर रहे हैं, यानी कि हम 20 से ज़्यादा मरतबा सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, तो वो क्या है, टैकीपीनिया है। यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो फास्ट है और एबनॉर्मल है। स्लो होगा तो ब्रेडीपीनिया, अगर फास्ट होगी तो टैकीपीनिया। और अगर वो बंदा सांस ही नहीं ले रहा, मतलब कि बिल्कुल उसकी सांस बंद हो गई, यानी कि वो मुर्दा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, अपीनिया कहेंगे। ऐसे कोई फैक्टर जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है तो हमारी रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस होने लगता है तो भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे फैक्टर जो कि रेस्पिरेशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। इस्तेमाल करते हैं इनसे हमें ना बेहोशी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। और हमें पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंट्रोल होता है बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर उस पर अफेक्ट पड़ता है तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे है रेस्पिरेशन डेप्थ। इसका मतलब है कि हम कितनी गहराई से सांस ले सकते हैं। नॉर्मल भी लेते हैं, डीप भी और शैलो भी। सबसे पहले हम बात करते हैं डीप रेस्पिरेशन की। डीप रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करें। डीप जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एयर का वॉल्यूम फिल हो जाता है। हमारा जो बेली होता है, यानी कि पेट होता है, वो बहुत आगे की तरफ हो जाता है। हमारा जो डीप रेस्पिरेशन है इसे हम डायाफ्रागमेटिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डायाफ्राम जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे कंप्रेस्ड हो जाता है। डीप रेस्पिरेशन में हम बहुत आहिस्ता और लंबी सांस लेते हैं। दूसरी है शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग हम थोरेसिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम चेस्ट मसल्स को यूज़ करते हैं। ये बहुत शॉर्टर और रैपिड ब्रीद होती है, मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और छोटी सांस लेते हैं। इसमें थोड़ी एयर जो है वो फिल होती है लंग्स में। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो फिल होता है और मिनिमम यूज़ होता है लंग्स के टिश्यूज़ का। उसके बाद है हाइपर वेंटिलेशन, मतलब बहुत डीप
गहरी सांस लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। गहरी सांस लेने की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड से जो है वो कम कर देते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोकैप्निया। हाइपर वेंटिलेशन हम हाई एल्टीट्यूड पे लेते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब होता है कि हम शैलो रेस्पायर करें, मतलब कि हल्के हल्के सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, इसे कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कम हो जाता है, इसलिए ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम हाइपरकैप्निया कहते हैं। पैरालाइज या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या अस्थमा या निमोनिया की हालत में हम हाइपोवेंटिलेशन करते हैं। रेस्पायरेटरी रिदम का मतलब है रेगुलरिटी ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, मतलब कि रेगुलर पैटर्न ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, मतलब कि सांस खारिज करना और सांस लेने का एक रेगुलर पैटर्न है, उसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी रिदम। इसे ये जो रेस्पायरेटरी रिदम है इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 वर्ड में, रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। रेगुलर मतलब कि हर नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि एक्सहेलेशन हो फिर इनहेलेशन हो, फिर एक्सहेलेशन हो फिर इनहेलेशन हो। लेकिन इरेगुलर में क्या होगा, कभी फास्ट एक्सहेलेशन होगी, कभी स्लो इनहेलेशन होगी। तो इरेगुलरिटी और रेगुलरिटी जो है इसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी रिदम। अब यहाँ पे है एक वर्ड काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग का मतलब होता है कि डीप से शैलो ब्रीदिंग, या इसे हम कह सकते हैं टेम्परेरी अपीनिया। अपीनिया हमने पढ़ा है कि जिसमें हमारे सांस लेना बंद हो जाए, तो मतलब टेम्परेरी सांस लेना बंद हो जाए, यानी कि हार्ट अटैक कह सकते हैं हम एक तरीके से। हार्ट फेलियर हो सकता है या ब्रेन इंजरी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद है कस्मुअल ब्रीदिंग। कस्मुअल ब्रीदिंग का मतलब होता है कि इंक्रीज़ हो जाए रेट ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि हम 20 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं, लेकिन ये जो है 20 ब्रीथ पर मिनट इंक्रीज़ हो जाए, 20 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कस्मुअल ब्रीदिंग। क्वालिटी मतलब कि ब्रीदिंग लेने की क्वालिटी, मतलब कि सांस लेने में कितना एफ़र्ट लग रहा है, तो ये ज़्यादा नोटिसेबल एफ़र्ट नहीं होता, हम नॉर्मली सांस ले सकते हैं इजीली। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि ये डिस्पीनिया है, इसमें क्या होगा, हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी हमें सांस लेने में, उसे हम कहेंगे डिस्पीनिया। उसके बाद होता है ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया का मतलब होता है कि सांस लेने की ऐसी एबिलिटी जब हम अपराइट सिटिंग हो, मतलब बिल्कुल सीधे बैठे हों या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तब हम इजीली सांस ले सकें। उसके अलावा अगर किसी पोजीशन में है तो हमें डिफ़िकल्टी हो, जैसे लेट कर सांस लेने में कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है, तो वो बैठ के सांस लेते हैं या खड़े होकर सांस लेते हैं। ब्रीदिंग करते वक्त हमें कौन सी मतलब कोई डिफ़िकल्टी हो जाए, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर एक हार्श साउंड है, हाई पिच का साउंड है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब हम सांस ले रहे होते हैं और जो हमारा लैरिंगल है, यानी कि जो हमारा लैरिंग्स है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई चीज़ फंस जाए, तब ये हाई पिच की क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है स्टार्टर। स्टार्टर जो है वो तब साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमारा जो अपर एयर वे है उसमें कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, पार्शियल किसी चीज़ की डिपोजिशन हो जाए, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो है ये लो पिच का साउंड होता है, इसकी ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं होता, ये पार्शियल पिच होती है, लो पिच होती है और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है व्हीज़। व्हीज़ मतलब कि आवाज़ खड़खड़ाने की आवाज़, जो हमारे जैसे मोस्टली छोटे बच्चों में आवाज़ सुनाई देती है जब वो सांस वगैरह ले रहे होते हैं, तो ये हाई पिच की म्यूज़िकल साउंड होती है। ये क्या होता है, ये जब एक्सपायरेशन करते हैं, बाय एयर को खारिज करते हैं, तब जो है ये
एयर जो है मूव करती है एयरवे से, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो ये साउंड जो है वो अजीब सा प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं व्हीज साउंड। उसके बाद है सिक्रेशन एंड कफ। सिक्रेशन एंड कफ मतलब कि कफ के साथ कुछ सीक्रेट होना। सबसे पहले है हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि स्पुटम में ब्लड का आना। स्पुटम कहते हैं बलगम। जब हम खांसी करें तो बलगम के साथ हमारे मुंह से ब्लड का बाहर खारिज होना हीमोप्टाइसिस कहलाता है। उसके बाद होता है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का होता है खांसी लेते वक्त हमारे मुंह में बलगम आ जाना, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ, यानी कि खांसी करते वक्त कुछ प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो हमारे माउथ से, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। उसके बाद एक दूसरी कफ होती है जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। ये ड्राई या हार्श कफ होती है जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं। इसके अंदर कोई चीज़ भी सीक्रेट नहीं होती। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड का प्रेशर मतलब कि फोर्स ऑफ ब्लड, जो हमारी आर्टेरियल वॉल्स पे प्रेशर लगता है ब्लड का, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वाल पर, आर्टरी की जो वाल होती हैं, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है ऑर्टिक वाल से आर्टरीज़ के अंदर, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है और हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जब वेंट्रिकल्स रेस्ट पे होते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जो लोअर प्रेशर जो होता है, जब लोअर प्रेशर प्रेजेंट होता है आर्टरीज़ के अंदर, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को हम कहते हैं पल्स प्रेशर। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। हायर ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक कहते हैं और लोअर प्रेशर को हम डायस्टोलिक कहते हैं। वो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल से अबोव हो जाए, यानी कि 120/80 से अबोव हो जाए, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर वो बिलो हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद है डिटरमाइनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, जो हार्ट हमारा होता है वो पंप करता है, उसका जो एक्शन होता है पंप करने का अमल होता है, जब वो पंपिंग एक्शन करता है, अगर ब्लड का पंपिंग एक्शन जो है वो वीक हो जाए तो लेस ब्लड पंप होगा आर्टरीज़ के अंदर, तो लोअर कार्डियक आउटपुट होगा। और अगर लोअर कार्डियक आउटपुट होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। और अगर पंपिंग एक्शन जो है वो ज़्यादा होगा तो ब्लड के अंदर जो ब्लड पंप होगा आर्टरीज़ के अंदर वो हायर कार्डियक आउटपुट होगा, और जो ब्लड होगा, ब्लड का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब है कि वस्कुलर जो ऑर्गन है हमारा, वेसल्स हैं हार्ट के, जो पेरिफ्रीज हैं जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, इनके अंदर जो रुकावट है, पेरिफेरल वस्कुलर के अंदर जो रुकावट होती है वो इंक्रीज़ कर सकती है ब्लड के प्रेशर को। डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो स्पेशली अफेक्टेड होता है। सम फैक्टर दैट क्रिएट रेजिस्टेंस इन द आर्टरियल सिस्टम आर कैपेसिटी ऑफ आर्टरियोल्स, कंप्लायंस ऑफ आर्टरीज एंड द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। कुछ ऐसे फैक्टर जो क्रिएट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को आर्टरीज़ के अंदर, तो वो हैं कैपेसिटी ऑफ आर्टरियोल्स, है कि आर्टरियोल्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को पुश करने की, पुल करने की, या उनको मूव करवाने की।
कॉम्प्लियंस ऑफ आर्टरीज़ का मतलब होता है कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है आर्टरीज़ के अंदर, कि वो कितना एक्सपेंड हो सकती हैं, कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, के ब्लड जो है वो कितना विस्कस है, उसके अंदर जो कार्पसल्स हैं, जो सेल हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितना विस्कस है, कितना वो डेंस है, तो इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ब्लड के प्रेशर को। ये बात है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है ड्यू टू हेमोरेज। हेमोरेज कहते हैं कि इंजरी हो जाए या आर्टरी से ब्लड का आउट हो जाना, जैसे हमें कोई चोट वगैरह लगती है तो हमारा ब्लड जो है वो निकल जाता है, तो इसे कहते हैं हेमोरेज। तो इसके जो है ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो सकता है ड्यू टू हेमोरेज। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर उतना फ्लूइड ही नहीं है जितना जो है प्रेशर लगाने के लिए चाहिए, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी का मतलब है कि ब्लड के अंदर कितनी विस्कोसिटी है, कितना डेंस है ब्लड। ब्लड प्रेशर हायर होगा जब ब्लड के अंदर हाईली विस्कस थिक होगा। जितना ब्लड हाईली विस्कस होगा, जितना वो थिक होगा, उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ब्लड जो है वो थिक कब होगा, जब उसके अंदर सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आरबीसीज की या दूसरे जो डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स वगैरह हैं, उनकी प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होगा, तो उतना ब्लड जो है वो विस्कस होगा और उतना ब्लड प्रेशर हाई होगा। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ऐसे फैक्टर जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले है एज। एज मतलब कि जैसे जैसे इंसान जो है एज्ड होता जाता है, वैसे वैसे उसका प्रेशर जो है ब्लड का वो राइज होता जाता है। और जो प्यूबर्टी होती है, यानी कि जहाँ पे उसका सेकेंडरी करैक्टर अराइज हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो उसका ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, मतलब पीक लेवल पे होता है। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी से एज्ड होता जाता है, यानी कि ओल्ड होता जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो एज्ड लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। उसके बाद है एक्सरसाइज। जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है ब्लड का, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो मतलब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर 20 से 30 मिनट रेस्ट के बाद जो है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रेस्टिंग में आ जाता है, मतलब कि जैसे पहले नॉर्मल था वैसे हो जाता है। उसके बाद थर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि कोई परेशानी, फ़िक्र वगैरह से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जो स्टिमुलेट करता है कार्डियक आउटपुट को, वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? और वेज़ो जो कंट्रिक्शन होती है आर्टरीज़ की, एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब एरिया डिक्रीज़ होता है तो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ ऐसे पेन, ऐसे दर्द जो कि इनहिबिट कर देते हैं हमारे वेज़ो मोटर सेंटर को, वो भी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम देखें किसी को कोई पेन वगैरह होता है तो वो डॉक्टर के पास जाए तो वो उसे कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि ऐसे कुछ पेन होते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं हमारे सेंटर को, जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारे कार्डियक आउटपुट को। तो जब वो इनहिबिट हो जाता है तो वो जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो प्रोवाइड कर देता है वेज़ोडाइलेशन, मतलब कि आर्टरीज़ का डाइल्यूट हो जाना। तो ब्लड प्रेशर का जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद है रेस। रेस मतलब कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि जो अफ्रीका साइड के अमेरिकन होते हैं, 35 ईयर्स जो है एज उनकी ज़्यादा हो, 35 ईयर्स से ज़्यादा हो, और वो अफ्रीका साइड के अमेरिकन हो, तो उनका ब्लड प्रेशर हायर होगा एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन साइड के अमेरिकन मेल्स होंगे। उसके बाद दूसरा आ जाता है जेंडर। जेंडर मतलब कि मेल एंड फीमेल। जो फीमेल होती हैं आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो उन फीमेल का
ब्लड प्रेशर लो होगा देन मेल्स, उसी सेम एज के जो मेल होंगे उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा, और उसी सेम एज की फ़ीमेल लेकिन उनकी प्यूबर्टी होगी तो वो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा। लेकिन आफ्टर मीनोपाज कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो रुक जाता है तो उन फीमेल का ब्लड प्रेशर हायर होगा देन मेल्स। उसके बाद है कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं। उसके बाद है ओबेसिटी मतलब कि ओवरवेट, फैट ज़्यादा होना, ये भी क्या कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। उसके बाद है डिurnal वेरिएशंस, यानी कि हमारा जो 24 आवर्स का जो क्लॉक चल रहा है, जो हमारी 24 आवर मतलब दिन रात का जो निज़ाम चल रहा है उसे हम कहते हैं डिurnal वेरिएशंस। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो मॉर्निंग टाइम में लोएस्ट होता है, तो क्योंकि हमारा उस टाइम में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो लो होता है, क्योंकि कोई हम एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम में हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग या आफ्टरनून में। डिज़ीज़ प्रोसेस मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी डिज़ीज़ जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, मतलब कि जितना ब्लड का वॉल्यूम होता है उतना ना हो, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड की विस्कोसिटी मतलब कि ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं, अगर वो कम हो जाए तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। उसके बाद है कंप्लायंस ऑफ आर्टरीज़। कंप्लायंस का मतलब होता है कि आर्टरी की वो कैपेबिलिटी जिसमें वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स हो सके। तो रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना आर्टरी का, अगर वो ब्लड उसके अंदर से फ़्लो हो रहा है और उसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना है या थोड़ा रिलैक्स होना है, अगर वो कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है तो भी अफ़ेक्ट पड़ेगा ब्लड के प्रेशर पे। तो ये डायरेक्ट जो है अफ़ेक्ट कर सकते हैं ब्लड के प्रेशर को। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मल हाई होना, यानी कि जितना होता है उससे अबव होना, जैसे कि होता है 120/80, तो लेकिन 140 हो जाए सिस्टोलिक और 90 हो जाए डायस्टोलिक, तो इसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के लिए कौन से फैक्टर जो हैं वो एसोसिएट हैं। थिकनिंग ऑफ आर्टरियल वॉल, अगर आर्टरी की जो वॉल है वो थिक हो जाएगी तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका साइज़। और हमें पता है कि जब एरिया कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज़। आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि जब ब्लड उसके अंदर फ़्लो होता है तो वो रिलैक्स होके या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, तो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है लाइफस्टाइल, यानी कि कोई स्मोकर है, सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ रहता है। ओबेसिटी, ओवरवेट जो है वो भी हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, यानी कि वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, एक्सरसाइज ना करने से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और एरिया डिक्रीज़ होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रेस एक्सपोजर, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू स्ट्रेस, अगर कंटिन्यूसली उसे कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, तो वो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है। उसके बाद है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि लो ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर लो होना यानी कि नॉर्मल से कम होना से हम कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होगा कि उसकी जो रीडिंग होगी वो 85 से 110 होगी। जब हाइपोटेंशन होगा तो जो पेरीफ्रीज हैं वो डाइल्यूट होंगी। पेरीफ्रीज डाइल्यूट होंगी तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और ब्लड जो है वो फ़्लो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्रेन जो है वो हमारा स्पेशली अपर साइड पे है। जब पेरीफ्रीज के अंदर प्रेशर लो होगा तो जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो है हाइपोटेंशन की वजह से होता है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हाइपोटेंशन को? सबसे पहला है एनाल्जेसिक। जैसे कहते हैं मेडिकेशंस को, मतलब ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाए जिनसे पेन रिड्यूस हो, स्ट्रेस रिड्यूस हो, एंजाइटी रिड्यूस हो। जैसे हमने पढ़ा था नारकोटिक्स, वो भी मेडिकेशन थी। जब हम वो मेडिकेशन टेक इन करते हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। दूसरा है ब्लीडिंग। अगर ओवर ब्लीडिंग हो जाए, हमारे जो बॉडी से ब्लड का रिलीज़ हो जाए तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सेवियर बर्न मतलब कि जल जाना। अगर कोई भी जल जाए तो क्या होगा कि वो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर का बॉडी से कम हो जाना। अगर बॉडी से वाटर कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर हाइपोटेंसिव क्लाइंट केयरफुली टू प्रिवेंट फॉल्स। मतलब कि हाइपोटेंसिव क्लाइंट जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है उसे मॉनिटर करना केयरफुली। व्हेन असेसिंग द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यहाँ पे वर्ड है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक का हमने पढ़ा है कि ऑर्थोस्टैटिक होता है कि ऐसा क्लाइंट जिसको सिर्फ अपराइट या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में सांस लेने में आसानी हो, बाकी जो है वो डिफ़िकल्टी हो, उसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे तो ऐसे पेशेंट को हमने असेस करना है जिसको ऑर्थोस्टैटिक भी हो और हाइपोटेंशन भी हो। प्लेस अ क्लाइंट इन अ स्पाइन पोजीशन फॉर 2 to 3 मिनट्स। स्पाइन पोजीशन का मतलब होता है कि उसका फेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, उसको सीधा लेटाना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हमने रिकॉर्ड करनी है क्लाइंट की पल्स और ब्लड प्रेशर को कि उस पोजीशन में उसका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर कितना है। टेस्ट करना है जब क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है या फिर खड़ा हो रहा है। और सपोर्ट करना है क्लाइंट को ताकि ऐसे केस में जिसमें वो बेहोश हो सकता है तो हमने क्लाइंट को सपोर्ट करना है। 1 मिनट के बाद हमने अपराइट पोजीशन में उसकी चेक करनी है पल्स रेट और ब्लड प्रेशर। मतलब कि जब वो बैठ जाएगा या फिर खड़ा हो जाएगा उसके 1 मिनट के बाद हमने चेक करना है पल्स रेट भी और ब्लड प्रेशर को, उसी जगह से जहां हमने पहले चेक किया था। मतलब जब वो स्पाइन पोजीशन में था तब जिस साइड से हमने चेक किया था उसी साइड से फिर से हमने चेक करना है। फिर हमने रिकॉर्ड किया, जो भी हमने असेस किया और जो भी रिज़ल्ट निकला तो वो हमने चेक करना है कि राइज़ हुआ पल्स में 40 बीट्स पर मिनट और ड्रॉप हुआ ब्लड प्रेशर में 30 mm ऑफ Hg। ये इंडिकेट करेगा एबनॉर्मल वाइटल साइन को। उसके बाद इक्विपमेंट यूज़ टू असेस पल्स एंड ब्लड प्रेशर। कौन से हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए पल्स को असेस करने के लिए और ब्लड प्रेशर को? तो पल्स को असेस करने के लिए हमने यूज़ किया स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हम यूज़ करते हैं बॉडी के डिफरेंट साउंड्स को सुनने के लिए। मोस्टली हम हार्ट का साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं, जिसमें इंक्लूड होती है एपिकल पल्स भी और ब्लड प्रेशर भी। यानी कि रेडियल पल्स भी चेक कर सकते हैं, एपिकल पल्स भी चेक करते हैं हार्ट साउंड सुनने के लिए या डिफरेंट बॉडी के साउंड सुनने के लिए। उसके बाद है स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर हम ब्लड प्रेशर असेस करने के लिए यूज़ करते हैं।
ये कंसिस्ट होता है, इसमें एक कफ होता है जो कि किसी भी पेशेंट के बाजू पे या जहाँ से हम प्रेशर चेक कर रहे हैं वहाँ पे लगाते हैं। अच्छा कफ होना चाहिए जो कि अच्छे तरीके से एक्यूरेट ब्लड प्रेशर को ऑब्टेन कर सके। जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है ये है कफ। ये इस तरीके से इसको जो है पेशेंट के बाजू पे इस तरीके से हम लगाते हैं और ये सही तरीके से लगाने से ही एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हमें ऑब्टेन होता है। ये है स्फेग्नोमेनोमीटर कि किस तरीके से हम पेशेंट के बाजू पे लगाते हैं। ये मौजूद है कफ जिसको एक्यूरेट तरीके से लगाया है ताकि जो है हम प्रेशर को एक्यूरेट तरीके से ऑब्टेन कर सकें। इसके ऊपर ये मौजूद होती हैं रीडिंग्स, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का कितना ब्लड प्रेशर है। हमें पता है कि 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। ब्लड प्रेशर साइट के कहाँ से हम ब्लड प्रेशर के साइट कौन कौन सी जगह से चेक कर सकते हैं। असेसिंग ब्लड प्रेशर एन अ क्लाइंट थाई इज़ इंडिकेटेड टू दिस सिचुएशन। थाई यानी कि हमारी जो फीमर बोन वाली साइड होती है, यहाँ से असेस करना पेशेंट का इन सिचुएशंस में। अगर ये सिचुएशंस हैं तो फिर हम जो है थाई से चेक करते हैं कौन सी। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो मेयर नहीं कर सकते, अगर आर्म जो है वो जली हुई है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, मतलब कि बाजू अगर एक्सीडेंट हुआ है उसमें ज़ख्मी हो चुकी है या फिर बर्न है, जली हुई है या फिर कटी हुई है, तो उस कंडीशन में हम जो है आर्म से चेक नहीं करेंगे बल्कि थाई से चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर ऑन वन थाई इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द ब्लड प्रेशर ऑन द अदर थाई। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों थाइस को कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरीके से कितना है। ब्लड प्रेशर इज़ नॉट मेयर्ड ऑन आ पर्टिकुलर क्लाइंट। हम ब्लड प्रेशर कब मेयर नहीं कर सकते, कौन से क्लाइंट का ब्लड प्रेशर जो है हम लिम्फ से नहीं कर सकते मेयर, मतलब बाजू से नहीं कर सकते मेयर। अवॉइड हैविंग ब्लड, अगर उसके बाजू से ब्लड निकल रहा है क्योंकि किसी भी इंजरी की वजह से कोई भी इंजर्ड है वो एरिया, तो हम जो है ब्लड प्रेशर मेयर नहीं कर सकते। द क्लाइंट हैज़ हैड रिमूवल ऑफ एक्सिला लिम्फ नोड ऑन दैट साइड। एक्सिलरी जो साइट है वहाँ से लिम्फ नोड को अगर रिमूव किया गया है, मतलब कि वहाँ पे मौजूद नहीं है, एक्सिला के नीचे वाला पार्ट जो है वो रिमूव किया गया है किसी भी रीज़न से, किसी कैंसर की वजह से या किसी वजह से, तो उसका जो है हम ब्लड प्रेशर मेयर नहीं कर सकते। द क्लाइंट हैज़ इंट्रावेनस लिम्फ इन दैट लाइन। इंट्रावेनस लाइन वो लाइन होती है जो कि पेशेंट को लगाई जाती है ताकि उसका जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसकी वो सही तरीके से है उसको चेक करने के लिए लगाई जाती है, रॉड लगाई जाती है। ये मेडिकल एक मशीन लगाई जाती है। तो अगर वो इंट्रावेनस लाइन लगी हुई है तो भी हम जो है ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकते। The client has an arteriovenous fistula for dialysis in that limb. अगर उसे जो है आर्ट्रियोवेनस फिस्टूला लगी हुई है। आर्ट्रीवेनस फिस्टूला का मतलब होता है कि आर्टरी और वेन के बीच में जो है इंटरचेंज के लिए एक लगी होती है मशीन। ये तब लगाते हैं जब डायलिसिस करते हैं, मतलब डायलिसिस मशीन लगाई जाती है। किडनी जब काम नहीं कर रही होती तो डायलिसिस मशीन लगाई जाती है, तो वो मशीन के साथ एक रॉड लगाई जाती है जो आर्टरी और वेन के बीच में इंटरचेंज करके बॉडी के ब्लड को फ़िल्टर करती है। तो उस सूरत में भी हम जो है मेयर नहीं कर सकते ब्लड प्रेशर। उसके बाद है नॉर्मल रेंजेस ऑफ वाइटल साइन। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट, तो इसकी जो है नॉर्मल रेंजेस कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की जो नॉर्मल रेंज होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 96 से 98 फ़ारेनहाइट होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद है पल्स रेट। पल्स जो है वो नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट होती है।
नॉर्मल जो एक एडल्ट मेल या फीमेल हो, एडल्ट हो, तो उसकी 72 BPM होती है। लेकिन जो है डिफरेंट एजेस में ये पल्स रेट जो है वो डिफरेंट होता है, अल्टर करता है डिफरेंट एजेस में। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है जो कि अभी पैदा हुआ है बच्चा, तो उसकी कितनी होती है, उसकी 130 होती है एवरेज, लेकिन 80 से 180 तक भी हो सकती है, 80 से अबव और 180 तक हो सकती है। जो 1 साल का बच्चा है उसकी तकरीबन 120 तक एवरेज होती है, लेकिन 80 से 140 भी हो सकती है। 5 से 8 साल का जो बच्चा है उसकी 100 होती है पल्स रेट, लेकिन 75 से 120 भी हो सकती है। जो 10 साल का बच्चा है उसकी 70 होती है या 50 से 90 भी हो सकती है। जो टीन एज हैं 12 से 15 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं उनकी हो सकती है 75 या फिर 50 से 90 भी हो सकती है। उसके बाद है एडल्ट की होती है 80, लेकिन 60 से 100 भी हो सकती है। लेकिन जो ओल्डर एडल्ट होते हैं यानी कि 40 प्लस होते हैं, 35 प्लस होते हैं, तो उनकी जो है 70 होती है अप्रोक्सीमेटली, और 60 से 100 भी हो सकती है। उसके बाद है फॉर रेस्पायरेशन जो होती है वो जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है वो 16 से 20 होती है इन एडल्ट मेल या फीमेल, लेकिन ये भी वेरी करती है, अल्टर करती है डिफरेंट एजेस में। जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी की जो रेस्पायरेशन होती है वो होती है 35 होती है, लेकिन 30 से 60 भी हो सकती है। जो 1 साल का बच्चा होता है उसकी 30 होती है, 20 से 40 भी हो सकती है। 5 से 8 साल के बच्चे की होती है 20, लेकिन 20 से 15 से 25 भी हो सकती है। उसके बाद है 10 इयर्स ओल्ड की 19 होती है, लेकिन 15 से 25 भी हो सकती है। टीन एज जो होते हैं उनकी 18 होती है, लेकिन 15 से 20 भी हो सकती है। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट की हमने अभी पढ़ा 16 होती है एवरेज, लेकिन 12 से 20 हो सकती है। ओल्डर एडल्ट जो होते हैं उनकी 16 होती है, लेकिन 15 से 20 भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। प्री हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन होने से पहले, मतलब कि हाइपरटेंशन कंडीशन में की तरफ जा रहा हो, तो हो सकता है कि 120 से 139 हो, और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 89 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हाइपरटेंशन की स्टेज 1 होती है, वो 140 से 159 होती है सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होती है 190 से 99, ये होती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। और हाइपरटेंशन की स्टेज 2 होती है कि 160 तक पहुंच जाए। अगर 160 है तो यानी कि हाइपरटेंशन की स्टेज 2 है, और जो डायस्टोलिक है वो 100 है।